नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई के गोरेगांव की एक बिल्डिंग में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 44 घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में आग रात करीब 3 बजे लगी थी। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज क्लिक के पत्रकारों द्वारा एफआईआर की कॉपी उन्हें दिए जाने की मांग का दिल्ली की एक अदालत ने समर्थन किया है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी न्यूज क्लिक को दे। दरअसल न्यूज क्लिक द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें एफआईआर की कॉपी दी जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि किन धाराओं और आरोपों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से न्यूज क्लिक के पत्रकारों की इस मांग का विरोध किया गया, लेकिन कल गुरुवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह एफआईआर की कॉपी न्यूज क्लिक को उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि न्यूज पोर्टल द्वारा चीन से फंडिंग लिए जाने के आरोप में चैनल के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 3 दिन पहले आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं अपनी गिरफ्तारी का आधार जानने के लिए एफआईआर की कॉपी दिखाए जाने की मांग करते हुए मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए इमरान मसूद एक बार फिर घर वापसी की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद कल 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इमरान कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, जहां उन्हें या उनके किसी समर्थक को सपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद वह पिछले अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बसपा ने उन्हें अगस्त में निष्कासित कर दिया और अब ऐसे में वह एक बार फिर वापस कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। खुद इस बात की जानकारी देते हुए इमरान मसूद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होऊंगा। यह मेरी घर वापसी जैसा होगा। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अपने समर्थकों के दबाव के कारण मुझे छोड़नी पड़ी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वापसी करने का समय आ गया है। इमरान से ये पूछे जाने पर कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या वे संसदीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम पश्चिम यूपी में कांग्रेस को मजबूत करना होगा और जहां तक अन्य भूमिकाओं की बात है, पार्टी नेतृत्व मेरे लिए जो भी निर्णय लेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी द्वारा रणबीर कपूर को तलब किए जाने के बाद अब और भी कई स्लैब्स जांच एजेंसी के रडार पर हैं। दरअसल महादेव गेमिंग ऐप के प्रचार के लिए रणबीर कपूर द्वारा बड़ी रकम लिए जाने का आरोप है, जिसके चलते जांच एजेंसी ने उन्हें आज 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। वहीं एक्टर ने जांच एजेंसी से पेशी के लिए 2 हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी है। इस बीच खबर है कि ईडी ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी तलब किया है और उन्हें भी आज 6 अक्टूबर को ही पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान को भी इस मामले में अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। आपको बता दें कि एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जिसमें पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे कई ऑनलाइन गेम पर अवैध सट्टेबाजी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप कथित तौर पर दुबई निवासी सौरभ और रवि उपल द्वारा चलाई जाती है और कंपनी भी दुबई से ही चलती है, क्योंकि वहाँ सट्टेबाजी वैध है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यह अवैध है और उनका प्राथमिक ग्राहक आधार भारत ही है। साथ ही बता दें कि ये सारा मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की सूचना सामने आई थी। तब इस पर एक्शन लेते हुए दुर्ग पुलिस ने भिलाई में छापेमारी की थी। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए विपक्ष पर हमला बोला है और इस बार अपनी इस पोस्टर जंग में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया है। दरअसल बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाते हुए कैप्शन दिया गया है, नए युग का रावण। साथ ही लिखा गया है कि यह दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इसके अलावा पोस्टर पर लिखा है, रावण कांग्रेस पार्टी की प्रोडक्शन, निर्देशक जॉर्ज सोरेस। राहुल गांधी को नए युग का रावण बताते हुए बीजेपी द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही इनके निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित करने वाले नृशंस ग्राफिक का वास्तविक इरादा क्या है। इसका स्पष्ट रूप से इरादा एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काना और उकसाना है, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों द्वारा की गई थी जो भारत को विभाजित करना चाहते थे। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री का रोजाना एक पैथोलॉजिकल झूठ बोलना
और आत्मकामी व्यक्तित्व विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह की अप्रिय चीज का उत्पादन कराना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने अखबार का एक कार्टून भी शेयर किया, जिसमें 2 लोग गांधी जी पर तीर चलाते दिख रहे हैं। पार्टी महासचिव ने लिखा कि यह कार्टून 1945 में अग्रणी पत्रिका में छपा था। इसका संपादक नाथूराम गॉडसे था और इन तीर चलाने वालों में एक सावरकर है। उन्होंने लिखा कि गांधी और कांग्रेस हमेशा से इनके निशाने पर रहे हैं, लेकिन न तब डरे थे, न आज डरे हैं और न ही आगे डरने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शेयर किए गए पोस्टर को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए सवाल किया कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबासे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि ज्यादा समय नहीं बीता, आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं। देश में आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल गुरुवार 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल तो मोदी जी मध्य प्रदेश आकर भी सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते। उनको शर्म आ रही है अपने मुख्यमंत्री का नाम लेने में। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम 50 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। उनसे निवेदन है कि इतनी बार विकास का ही नाम ले लिया करें। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सदन में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि काफी शोर शराबे के बीच मोदी सरकार एक नया बिल लाई, महिला आरक्षण बिल, मगर उसमें तो धोखा हुआ। वह बिल 10 साल बाद लागू होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि महिला आरक्षण महिलाओं का अधिकार है, बीजेपी सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। इसके अलावा बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर भी प्रियंका गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातीय सर्वे से क्यों बच रही है। बिहार ने बता दिया है कि ओबीसी और दलितों की आबादी कितनी ज्यादा है। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कल गुरुवार को ईडी द्वारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सारे केस झूठे लगा रहे हैं। इतने केस लगा दिए, इतनी जांच कर ली, कुछ नहीं निकला। इस जांच के खेल में ये सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इससे जांच एजेंसी का टाइम भी खराब होता है और सरकार का भी। सबको देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से सवाल पूछे, उससे तो यही लगता है कि इन लोगों ने गलत ही केस बना रखा है। आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और सिंह की रिहाई की मांग करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल बुधवार 4 अक्टूबर सुबह ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा था और पूरे दिन उनके घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं विपक्ष द्वारा जांच एजेंसी की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की जा रही है। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का शुक्रवार 6 अक्टूबर को 13वां दिन है और भारत ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। साथ ही बता दें कि भारत अब तक कुल 86 मेडल जीत चुका है, जिसमें 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।